हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक हिस्ट्री नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 वैद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ये केमिस्ट्री का वो मेन पार्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। स्टूडेंट्स, ये यूपी बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर से 100% ज़रूर आएगा और आता भी है, हर साल आता है। तो आपको मैं बता दूं, अगर केमिस्ट्री को समझना है तो वैद्युत रसायन चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो चैप्टर का जो नाम है वैद्युत रसायन, मतलब हम आपको इसको समझाने के लिए बता दूं कि वैद्युत रसायन इस नाम में ही आपको बहुत कुछ छुपा हुआ मिलेगा। देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी। इन दोनों के संबंध से जिस शाखा का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब वैद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा से होता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। ये दो प्रकार की होती है, वैद्युत रासायनिक सेल, जिसको गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं, वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। सेकंड पे क्या है? वैद्युत अपघटनीय सेल। अब वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टेज सेल, कहने का मतलब जिसको हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दें, वो होती है वैद्युत रासायनिक सेल। समझ में आया? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दें, वो तो वैद्युत रासायनिक सेल। और जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे या बदल दे, वो है वैद्युत अपघटनीय सेल। दोनों को हम ध्यान से समझेंगे, उनकी डेफिनेशन देखते हैं कि समझ में आ गई होगी। वैसे तो ये जो मैंने बोला, वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल, तो वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या वैद्युत रासायनिक सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वैद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल कहलाते हैं। उसके जैसे एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल का। ठीक, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे एक चार्जिंग पे हम फ़ोन लगाते हैं, तो जो फ़ोन की बैटरी है, उस बैटरी के अंदर जो रिएक्शंस होती है, मतलब वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही फ़ोन को चार्ज करता है ना। तो जब फ़ोन को चार्ज करता है तो हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। वैद्युत अपघटनीय सेल क्या है? वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डेनियल सेल को। डेनियल सेल वैद्युत रासायनिक सेल का ही एक हिस्सा होता है। तो इस तरीके से इसी टाइप के प्रकार का होता है। तो डेनियल सेल अलग से क्वेश्चन भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट्स भी है। तो डेनियल सेल क्या है, किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, देखते हैं कि डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल, इसे गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल भी कहते हैं। मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? एनोड भी बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोड वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एनोड भी और कैथोड दोनों चीज़ होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। एक वर्ड और ध्यान रखना, एक वर्ड होता है लोन, ये याद रखना है तुम्हें। इस लोन का मतलब क्या है? मतलब LOAN, लोन। एल का मतलब होता है लेफ्ट, ठीक है, बायां हिस्सा। ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। स्टूडेंट्स, आप समझते रहना बस। पहले कभी कोई बच्चे नोट्स करते हैं तो नोट्स को बनाने से पहले आप आराम से पहले इसको समझे, फिर बाद में नोट्स करना, क्योंकि अच्छे से समझ में आना चाहिए। डेनियल सेल मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, श्योरली ये कुछ ना कुछ इसके अंदर से आती आता है। तो ओ का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान। अब ए का मतलब क्या है? एनोड। एन का मतलब है नेगेटिव। ठीक, ये जो चार वर्ड है मैंने आपको बताया है, लोन, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का दान करता है ऑक्सीकरण, और ए का मतलब एनोड, एन का मतलब नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग ही अपोजिट में, मतलब लेफ्ट वाला हो गया था। अब आर का मतलब जो राइट है, लेफ्ट का क्या हो गया? राइट। तो आर से
ऑक्सीडेशन का क्या हो गया, आपने रेडॉक्स अभिक्रिया तो समझ ही रखी होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर बनी होती है। तो ये आर का मतलब रिडक्शन, मतलब अपचयन। अपचयन है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के दान नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं यार, तो वो चीज़। तो इसका ये भी आर से है। एनोड है तो एनोड का क्या बन गया, कैथोड। नेगेटिव का क्या बन गया, पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमें ये चार एक चीज़ मिल गई। मैंने सिर्फ एक वर्ड याद कराया था आपको, ये लोन, लोन से आपने ये और इससे आपने ये बना लिए चारों के चारों। अब आपको मैं समझा दूँ डेनियल शेल। डेनियल शेल क्या होता है। डेनियल शेल के अकॉर्डिंग आप क्या है कि जो डेनियल शेल है वो दो चीज़ों से मिलकर, दो लोगों से मिलकर बना हुआ है। वे दो चीज़ कौन कौन सी हैं, जैडन और सीयू से मिलकर बना होता है। ये जैडन मतलब जिंक, सीयू मतलब कॉपर। ये डेनियल शेल दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैडन से और सीयू से, जिसमें जैडन एक अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील। किसके अकॉर्डिंग, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक। अधिक अभिक्रियाशील होगा तो इलेक्ट्रॉन का दान देने वाला होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन का दान देता है। ये बात समझ में आ गई कि जैडन जो है अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील हमेशा इलेक्ट्रॉन का दान देगा, और जो दान देगा तो 100% दूसरे वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। समझ में आ गया। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं डेनियल शेल की बनावट देखते हैं, मतलब जो चित्र डायग्राम देखेंगे इसका। अब मैं आपको बता दूं कि हमारा दो चीज़ों के लिए हमारे पास एक कंटेनर जैसे बनाते हैं, कि एक जैडन के लिए एक सीयू के लिए। तो हमें जैडन किस साइड रखना और सीयू किस साइड रखना, तो आपको पता चल गया होगा कि जैडन अधिक अभिक्रियाशील है, जो इलेक्ट्रॉन का दान देता है, और जो इलेक्ट्रॉन का दान देने वाला क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये किधर की साइड रखा हुआ, लेफ्ट साइड। समझ में आ गई ये चीज़। तो हम जैडन को किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, तो मैं एक जैडन किधर की साइड, लेफ्ट साइड में मैंने इन्हें बना लिया जैडन को। जो जैडन का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है इसके अंदर, जैडन की छड़, ठीक है। जिस छड़ का इलेक्ट्रोड मतलब कि जैडन की छड़ ली, उसी का ही हम विलयन लेंगे। तो जैडन का जो विलयन बना वो जैडन SO4 ले लो, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। जैडन की छड़, जो जैडन की छड़ है, और ये जिंक सल्फेट। जब जिंक सल्फेट मतलब क्या होता है कि इधर की साइड में तो हमारे पास, लेफ्ट साइड में तो हमारे पास जैडन आ गया, दूसरी साइड में हमारे पास क्या होगा, राइट साइड में इसके, तो वो यहाँ पे दूसरा छड़ लेंगे हम कॉपर की। समझते रहना, डायग्राम कैसे समझ में आएगा ये चीज़ देखना। ये कॉपर की छड़ है। जब कॉपर की छड़ है तो उसी का विलयन लेंगे कॉपर का। इलेक्ट्रोड वेव इसी से, ऐसे तो होता है इलेक्ट्रोड वेव कि जिस चीज़ की छड़ ली उसी का विलयन लेंगे। तो हमने क्या क्या लिया विलयन, वो कॉपर का विलयन लिया। कॉपर क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, ठीक। अब दोनों की, इसकी भी छड़, इन दोनों की भी छड़ होगी ये। अब इन दोनों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। वो गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर से हम जोड़ देंगे। गैल्वेनोमीटर, ये स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर कि अगर छोटी से छोटी धारा है ना, कोई भी मतलब करंट फ्लो हुआ और थोड़ा से थोड़ा भी फ्लो होगा, कि छोटी से छोटी धारा भी आएगी तो उसका विक्षेप होगा। विक्षेप मतलब थोड़ा सा भी वो, इसकी जो सुई है वो हिल जानी है थोड़ी सी भी, तो वो धारा को बताएगा, छोटे से छोटे को भी। तो उसको क्या बोलते हैं हम, गैल्वेनोमीटर। अब देखते हैं कि हमने गैल्वेनोमीटर तो लगा दिया, अब दोनों के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी। जैसे भी, अब जब जैसे भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो अब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कैसे होगी, होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये भी अलग है और ये भी, ये कंटेनर अलग है, ये कंटेनर अलग है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसके लिए हम एक यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए एक लवण सेतु लगाते हैं, एक सेतु, ब्रिज। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास
एक लवण सेतु लग जाता है। ये लवण सेतु KCl, ठीक है, NnO3 इन चीज़ का बना होता है। अभी लिखवा दूंगा, इसको क्या बोलते हैं, लवण सेतु। इसके अकॉर्डिंग ही दोनों को बैलेंसिंग होती है, ये ब्रिज बनता है। ये ब्रिज वो काम करता है कि दोनों जब अलग अलग होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो जब प्रवाहित करने के लिए लवण सेतु लगाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों बैलेंसिंग हो जाएंगे। अब बैलेंसिंग होने के लिए क्या होगा कि जब विद्युत प्रवाहित होगी तो इसका चार्ज इस पे, इसका चार्ज इस पे। अब जैसे हमने करंट फ्लो करेंगे, अब जैसे करंट फ्लो करा तो ZnSO4 टूटेगा। तो ZnSO4 टूटने पे क्या होगा, हमारे पास Zn अलग हो जाना +2 में, SO4 -2 में। तो यहाँ तो जब Zn आएगी, Zn की छड़ है, तो यहाँ से क्या होगा, Zn तो इसके अंदर मिल जाना, जब टूटेगा तो ये इसमें, पर ये Zn +2 यहाँ रह गया। अब इलेक्ट्रॉन हमारा प्रवाहित हो गया, फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन हमारा इधर की साइड में जाने लगेगा। क्यों, SO4 ही तो है, Zn+2 तो इसमें मिल गया। अब जो Zn+2 इसमें मिल गया तो SO4 क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स वो इधर से फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का दान करता है ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। जब इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इधर से तो करंट फ्लो होगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की क्या कंडीशन में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो कंडीशन ये हुई है कि अगर हम Zn से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हमारे पास तो Zn से Zn+2 होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकलने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे Zn से Zn+2 तो यहीं रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे दान कर दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे इधर की साइड में। अब क्या होगा इधर से कि जैसे CuSO4 है तो ये भी टूटा हुआ मिलेगा यहाँ पे, CuSO4 Cu+2 में, SO4 -2 में। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन का दान हो गया, ये इधर से आ रहा है यहाँ पे। तो कॉपर की छड़ पे जब चार्जेस आने लगेंगे, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन खत्म होते जा रहे हैं, जब खत्म होते जाएंगे तो इधर की साइड में ऐड होते जाएंगे। जब इधर की साइड में ऐड होंगे तो यहाँ पे कॉपर की छड़ पे 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो तभी तो कॉपर की छड़ बनेगी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो हमें Cu+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तभी तो कॉपर मिलेगा हमें। समझ में आ गया। तो इस पे तो चार्ज कैसा होगा, प्लस का चार्ज। क्यों, कॉपर की छड़ कैसी है, कॉपर की छड़ +K2 चार्ज तो रखेगी, तो ये तो प्लस का बनता है। और ये माइनस के इलेक्ट्रॉन माइनस के इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये माइनस का बनता है। इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है ना ये, तो ये माइनस का है और ये प्लस का। तभी तो हम बोलते हैं कि लेफ्ट वाले को, लेफ्ट में क्या होता है, एनोड, और उसके साथ क्या है, नेगेटिव। एनोड पे कैसा चार्जेस आ गया, नेगेटिव, और कैथोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये चीज़ अब हम देखते हैं, फिर से एक बार मैं दोबारा से कंटिन्यू अपने जल्दी समझा दूँ कैसे कैसे हैं। हमने लेफ्ट में Zn को क्यों लिया था, Zn की छड़, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान करता था। जो इलेक्ट्रॉन दान करता था लोन वर्ड के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट में रखा जाना था, सही। जब हमने लेफ्ट में रख दिया तो जो Zn की छड़ लेंगे तो उसी का विलियन लेंगे। तो ZnSO4 हमने विलियन ले लिया था। ये टूटेगा जब विलियन Zn+2 SO4 -2 होता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कॉपर की छड़ लेंगे। यहाँ तो कॉपर की छड़ में कॉपर की छड़ लिया और कॉपर का ही विलियन लिया, तो कॉपर का विलियन कॉपर CuSO4, ये टूटा हुआ था Cu+2 SO4 -2। क्लियर है। अब इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर का मतलब ये विक्षेप को भी बताता है, जिसमें थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित होगी तो हमें बताएगा, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। दोनों ऐड हुए हुए, अब ये दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं तो उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है। जब बिजली प्रवाहित नहीं होती, धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो धारा प्रवाहित नहीं होती तो हम किसके लगाते हैं, लवण सेतु। लवण सेतु किस काम का काम करता है, लवण सेतु उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है, जिसके आयनों का पारगमन होता है। आयनों का पारगमन मतलब कि आयन ये तो है, Zn+2 यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन का पारगमन यहाँ से यहाँ पे होगा, तो ये पारगमन बोलते हैं इसको। लवण सेतु किस किस चीज़ का बना होता है, KCl का, NaNO3 का, किसी का ही बना इन ये चीज़ का होता है, या K2SO4 का, KNO3 का, ये चीज़ है हमारे पास। यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि डेनियल सेल में धारा की दिशा किधर से किधर को जानी है। हमारे पास धारा की दिशा है तो वो किधर से किधर जाए। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे पास धारा की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। एक छोटा सा नोट लिख दूँ मैं पहले आपके लिए। ये नोट ये है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा की विपरीत होती है, दिशा के विपरीत होती है। अब आपको समझ में तो आ गया होगा विपरीत होती है,
कि अब इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ से किधर को है। इलेक्ट्रॉन की दिशा आपको समझ में आ गई होगी, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ही तो जा रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा दोनों को हम पता लगा सकते हैं अब। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ से किधर को है, Zn से Cu की ओर, और यह है तो इसके अपोजिट हो जानी Cu से Zn की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा तो क्या होगी, Zn से Cu की तरफ। समझ में आई बात। अब धारा की दिशा क्या है, इसके अपोजिट Cu से Zn की तरफ। एक चीज़ ये नोट होगी हमारे पास। दूसरी कंडीशन, दूसरा नोट मैंने आपको बताया था कि लवण सेतु KCl KNO3 NaNO3 आपसे पूछा जाता है जब प्रैक्टिकल होता है ना, तो लवण सेतु डायग्राम ये प्रैक्टिकल के लिए जब आप बनाते हो चार्ट 30 नंबर का काम करते हो तो इसमें काम सबसे अच्छा आता है, ये ज़रूर बनाना होता है। KCl KNO3 NaNO3 का बना होता है। एग्जामिनर आके तुम्हारे से यही चीज़ पूछता है किस चीज़ का बना होता है और ये क्यों लगा हुआ होता है, तो आपको बताना होता है। जो सेल की सहायता को, जो सेल की उदासीनता को बनाए रखता है। आप साथों साथ नोट्स बनाते रहना और समझते रहना, जिसमें आयनों का पारगमन, पारगमन समझ में आ गया होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ को गमन होता रहता है। समझ में आया बात, ये चीज़। अब देखते हैं, ये दो नोट आपके लिए क्लियर हो गए हैं, इन्हें नोट को कवर करना। आगे देखते हैं हम कि डायग्राम में अब जो हमारे पास एक पार्टीशन ये है, एक ये वाला पार्टीशन है, तो जो एनोड वाला पार्टीशन है इसको तो क्या बोलते हैं, एनोड वाला पार्टीशन है, तो ये तो ऑक्सीकरण हो गया था, ऑक्सीकरण, ठीक है। लेफ्ट वाला ऑक्सीकरण, एनोड बोलते हैं ऑक्सीकरण, और ये नेगेटिव वाला। तीन चीज़ ये होनी। इधर वाले में क्या है, ये कैथोड है, ठीक है, और ये अपचयन, और ये है धनात्मक पॉजिटिव। तीन चीज़ इसकी ये है, तीन चीज़ ये है इसकी। दो चीज़ आपको क्लियर होगी। अब ध्यान से सुनना कि ये ऑक्सीकरण है, तो इस वाले हिस्से को ऑक्सीकरण अर्धशैल, ऑक्सीकरण अर्धशैल कहते हैं, ठीक। अरे ऑक्सीकरण अर्धशैल कह दो या एनोड अर्धशैल विभव, है ना, ऑक्सीकरण अर्धशैल विभव, या क्या बोल दोगे, एनोड अर्धशैल विभव बोल दोगे। इस वाले हिस्से को, इतने हिस्से को क्या बोलोगे, इतने हिस्से को कैथोड अर्धशैल विभव, कैथोड अर्धशैल विभव, या अपचयन अर्धशैल विभव। तो दो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्धशैल विभव, जो राइट वाला है कैथोड अर्धशैल विभव। नाउ इसके बाद हम इनकी क्रियाविधि को देखेंगे कैसे कैसे। तो ऑक्सीकरण अर्धशैल विभव की क्रियाविधि जो ये है, और मतलब कि इसके क्या अपचयन की अर्धशैल विभव की क्रियाविधि। तो देखते हैं क्रियाविधि को हम, जो डैनियल शेल की क्रियाविधि होगी। क्रियाविधि हमारे एक तरफ तो बन गई थी एनोड, मतलब जिसको हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीकरण अर्धशैल विभव, ठीक है। अभी किधर की साइड बनी थी, ये हमारे पास यही तो था कि ये इधर की साइड थी, तो Zn से था, तो Zn से हमें क्या मिल रहा था, Zn+2, जिससे दो इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे थे। इस वाले में क्या है, Cu+2, Cu+2 में Cu+2 से हमें Cu मिल रहा था, दो इलेक्ट्रॉन इस इधर की साइड ऐड हो रहे थे। तो ये रिएक्शन हमारे यहाँ पे देखते हैं। तो क्या Zn से हमें क्या मिल रहा था, Zn+2। अब दो इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आ गए होंगे कि तो इधर की साइड तो 0 है, तो यहाँ कितना है, दो इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा कैथोड के लिए। कैथोड को अपचयन, अपचयन है तो अपचयन अर्धशैल विभव,
पूरी सेल बनाने के लिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब ये आधी सेल ये है, आधी सेल ये है, तो आधी सेल ये कैसे है कि इसमें Cu+2 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आए किस पे आए, Cu+2 पे आएंगे, तो तभी तो Cu बनेगा हमारा। अब Cu कॉपर, तो ये एक रिएक्शन होगी, ये एक रिएक्शन, दोनों की रिएक्शन समझ में आ गई। अब हमें दोनों से पूर्ण सेल बनानी होगी, पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल कैसी होगी यहाँ पे कि दोनों को इस वाले साइड को जोड़ देंगे इस वाले साइड से, तो ये क्या है Zn प्लस Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने ये वाला हिस्सा लिखा और ये लिख दिया साइड में ही, इक्वल टू Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। अब कंडीशन क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाना है, Zn प्लस Cu+2 इज इक्वल टू कितना है कि Zn+2 प्लस Cu। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया है। इसकी आपको क्रियाविधि समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ तो हमें पता चल गई, पूर्ण सेल, इसकी क्रियाविधि तो हमें समझ में आ गई। इसका अब हमें एक सेल सूत्र देखते हैं कि जो हमारे पास डेनियल सेल है, डेनियल सेल का सूत्र देखेंगे कैसे बनेगा। अब वो सूत्र कैसे होगा कि हमारे पास इधर तो एनोड है और इधर की साइड कैथोड है, और ये हमारे पास एक दीवार टाइप में काम करेगा, ठीक है ना, जिसको लवण सेतु बोल देंगे। अब कंडीशन क्या है देखते हैं कि एक सेल सूत्र बनाना है इसका। पेपर में 2 नंबर में 1 नंबर में सेल सूत्र लिखने को आता है कि इस डायग्राम को डेनियल सेल का सेल सूत्र लिखिए, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमारे पास साइड वाले में तो एनोड है और इधर की साइड क्या है कैथोड। ये मैंने लवण सेतु लगा दिया, लवण सेतु या सरंध्र दीवार भी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, इस कंडीशन को लवण सेतु बोल देंगे या सरंध्र दीवार भी बोलते हैं। अभी समझा दूंगा सरंध्र दीवार क्या है, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लो। ये हमने ये काम कर लिया। अब एनोड की तरफ क्या है, एनोड की तरफ Zn से हमें क्या मिल रहा है, Zn+2, और ये Cu+2 से Cu मिल रहा था। तो देखते हैं Zn से हमें क्या मिला, Zn से Zn+2 मिल रहा था, Zn से Zn+2, एनोड का काम खत्म, डबल ये लवण सेतु का, ठीक है। और ये Cu+2 से Cu मिल रहा था। अब कितना मिलियन हम ml लेते हैं हमारा, कि ये चीज़ तो बात की बात है कि कितना ml हमने विलियन लिया था, कितना वो चीज़ करा था हमने। तो कंडीशन समझ में आ गई होगा डेनियल सेल का सूत्र कैसा होता है। या अगर हमें कोई भी डेनियल सेल या कोई भी हमें डायग्राम दे देंगे, उसके अंदर Cu ना हो, क्या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला बनाएंगे, क्लियर। अब देखते हैं ध्यान से, क्वेश्चंस करेंगे इस पे कि वो कैसे कैसे कवर करना। इन 2 चीज़ को हमें देखने के बाद एक क्वेश्चंस करना है। वो क्वेश्चन सेल सूत्र भी आप पे लिखना आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। Cu है, एक रिएक्शन दे दी उन्होंने 2Ag+, इसके चलते हुए Cu+2 है एक 2Ag। तो सेल अभिक्रिया में नंबर 1 पार्ट, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा। ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, किसी में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी। ये बुक का ही क्वेश्चन है तुम्हारे। थर्ड क्या है, धारा प्रवाह क्या होगा, धारा प्रवाह क्या होगा। ठीक। तो 3 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या हो, सेल अभिक्रिया कंडीशन, इसका सेल सूत्र हमें पता चलना चाहिए। सेल सूत्र क्या है, तो सेल सूत्र ये Cu से हमें Cu+2 मिल रहा, Cu से Cu+2 मिल रहा, ठीक। और फिर क्या है, Ag+ से Ag मिल रहा, ये तो कंडीशन है। आंसर में जो क्या करेंगे, रिएक्शन को देख के कि Cu से Cu+2,
सांद्रता Ag प्लस से Ag, समझ में आ गया। ये दूसरा ही बन सकता था कि मतलब कि Ag प्लस से Ag मिल रहा और दूसरा क्या है Cu से Cu+2 मिल रहा। ठीक, अब पीछे देखते हैं। सबसे पहले कि हमें क्या था कि Zn से Zn+2 जिस पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज से Zn से Zn+2, तो ऐसी कंडीशन किसकी है, Cu से Cu+2 की है। ठीक है, अब के कितना Cu किधर है, अब के Cu लेफ्ट में है और Ag राइट में है, ये Cu और Ag के बने हुए हैं। तो कंडीशन क्या है कि Cu से Cu+2, तो ये किधर की साइड हमारा लेफ्ट में, ये तो लेफ्ट में हो गया, L लिख देता हूँ तुम्हारे शॉर्टकट, और ये राइट में हो गया। अब एक लोन वर्ड बताया था, लोन वर्ड, ठीक है ना। अब लेफ्ट में है तो क्या है, लेफ्ट में है तो एनोड है, माइनस का है, ऑक्सीकरण है। तो सबसे पहले क्या पूछा, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, तो Cu, समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, Cu। ये तुम्हें पेपर में नहीं लिखने, मैंने तो दिखाया तुम्हें अभी, ये पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड देखते हैं, सेकंड इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कि एनोड वाली कौन सी है हमारे पास, एनोड की, एनोड मतलब लेफ्ट वाली है हमारे पास, Cu से क्या मिल रहा है हमें, Cu+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे कवर करने के लिए, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। दूसरी क्या है, कैथोड वाली, कैथोड क्या है, Ag प्लस से Ag मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की साइड लगाएंगे। क्लियर, ये रिएक्शंस हो गए। तीसरा, धारा प्रवाह किधर को होगा, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देख लो, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो विद्युत धारा के विपरीत होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो Cu से किधर को जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो Cu से Ag की तरफ को जाएगा, क्योंकि Cu इधर की साइड आएगा लेफ्ट में और Ag राइट में आएगा, ठीक है। तो Cu से Ag की तरफ को इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, तो धारा का प्रवेश इसके अपोजिट होता है, तो क्या होगा, Ag से Cu की ओर। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे का सारा क्वेश्चंस का 3 हो गए, ये 3 आंसर जिसके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे तुम्हें क्वेश्चंस करना है। इसके बाद एक छोटा सा धारा प्रवाह और देखते हैं, सॉरी सरंध्र दीवार। वो सरंध्र दीवार क्या थी, छोटी सी टॉपिक है सरंध्र दीवार का। सरंध्र दीवार कहाँ होती है, एक वो हमारे पास सांद्रता सेल होती है, वो एक सांद्रता सेल है, मान लीजिए सांद्रता सेल में इसको कह रहा हूँ। अब वो सांद्रता सेल कैसी होती है कि ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसके अंदर एक ही पात्र में दो भिन्न भिन्न अपघट्य पदार्थ होते हैं। मान लीजिए ये एक बर्तन, एक ही कंटेनर है हमारे पास, अब इसके अंदर मैंने Ag भी रख दिया, Cu भी रख दिया। अब Cu का विलयन ये रहा, इसकी छड़ ले लो चाहे यहाँ पे, और Ag ये रहा, ठीक है, इसकी छड़ ये रही। लेकिन एक कंटेनर में एक ही हो जो 2 विलयनों को रख सकती है, दो छड़ों का, 2 विलयनों का एक साथ कंपेयर कर रखती है, तो उसके बीच में एक दीवार लगा देते हैं, उस दीवार को बना देते हैं हम जो दोनों को अलग अलग रखती है, सरंध्र दीवार बोलते हैं। क्योंकि सरंध्र दीवार वो चीज़ है कि दोनों को वो पृथक पृथक करके रखती है अलग अलग, कि Cu का हिस्सा इधर, Ag का हिस्सा इधर, तो इस दीवार को क्या बोलते हैं, सरंध्र दीवार। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव, अर्धशैल विभव। ये चीज़ नेक्स्ट हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, मैं आपको समझता हूँ कि मतलब कि ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसी में समझाऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये चीज़ नया टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो को देखोगे तो सबसे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर कंप्लीट करनी होगी, ताकि आप मतलब कि अच्छे से नेक्स्ट वीडियो भी समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको अगर किसी स्टूडेंट्स ने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।